नमस्कार दोस्तों। मार्केट ने तो काफी रिकवरी कर ली और इस बढ़ते हुए मार्केट में या कह सकते हैं कि आगे जाके बढ़ते हुए मार्केट में कौन से सेक्टर अच्छा करेंगे। तो आज एक अलग से सेक्टर हम लोग डिस्कस करें, जाए वो है रियल एस्टेट सेक्टर। काफी सारे स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा, जैसे डीएलएफ है, मेट्रोटेक डेवलपर्स है, ओबोरा है, शोभा है, प्रेस्टीज है। बहुत सारे स्टॉक्स है जो ऑनेस्टली काफी गिर चुके हैं। अगर बड़े बड़े स्टॉक की बात करूँ तो 30 से 50% के बीच में सभी स्टॉक्स गिरे हुए हैं। ये रियल एस्टेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है ना कि अगर आप 1.5 साल पहले देखो तो ये पीछे ऑफ कोर्स 3-4 महीने से गिर रहा है ये। लेकिन अगर पहले 1.5 साल में तो वो 3 गुना इंडेक्स हो चुका था। बहुत सारे उसके पीछे लॉजिक था क्यों भाग रहा था, और अभी वो अच्छा खासा रियलिटी इंडेक्स की बात करें तो 26% से ज्यादा गिर चुका था। लेकिन पिछले एक वीक से 10% की रिकवरी आई है। तो क्या ये रिकवरी सस्टेन गई, वही बात करेंगे डिटेल में। आगे जाने से पहले अगर आपने हमारा वीडियो अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा, और हमारा नेक्स्ट सेशन जो संडे को है उसके लिए मैंने लिंक दी है, वो जरूर अटेंड कीजिएगा, पोर्टफोलियो पे होगा। सो जरूर अटेंड कीजिएगा। चलिए बात करते हैं रियल एस्टेट सेक्टर में। तो अगर आप देखो तो ये अभी जो बेसिकली करेक्शन आया वो क्यों आया, क्योंकि अगर डीएलएफ भी देखो या ऐसे बड़े बड़े स्टॉक्स भी देखो ना, वो भी अभी ऑलमोस्ट 44% डाउन है। तो काफी सारे रीजंस थे। तो उसमें से कुछ रीजन, जैसे मैंने बोला कि वैल्यूएशन एक एक वन ऑफ द मेजर फैक्टर था, कि भाई वैल्यूएशन चल रहा था। इन्फ्लेशन हाई था थोड़ा, इन्फ्लेशन कूल डाउन नहीं होता, इसलिए पीछे 6 महीने से धीरे धीरे वो पिंच हो रहा था, तो इन्फ्लेशन थोड़ा हाई था। तो वो और बेसिकली काफी हद तक कुछ कुछ एरिया में कुछ कुछ कंपनीज के उस तरह से सेल्स नहीं आ रहे थे पूरे। लेकिन कुछ महीने से, अगर पिछले 1-2 महीने से बात करूँ ना, तो ग्रीन शूट्स आए। उसमें से सबसे बड़ा रीजन जो आया वो था इन्फ्लेशन। जो इन्फ्लेशन 3.6 आया, और जो जनवरी में रेट कट आया। तो रेट कट वजह से अभी आशा है कि ये जो इन्फ्लेशन डाउन है तो नेक्स्ट अप्रैल में और पूरे साल में 0.75 बेसिस पॉइंट का कट आएगा। तो अगर रेट कट होता है तो डायरेक्टली इन सब कंपनीज को, रियल एस्टेट को फायदा होगा, क्योंकि जैसे इंटरेस्ट रेट कम होता है, लोन ज्यादा लोग लेंगे और होम लोन बाय करेंगे, और एट द एंड घर बिकेंगे। और लेकिन अभी क्या है कि थोड़ा डायनामिक्स भी चेंज हो गया रियल एस्टेट सेक्टर का। अभी के जो स्टॉक ये सब बड़ी बड़ी रियल एस्टेट कंपनी जो लाती है ना, जिस तरह के वो प्रीमियम हाउसिंग पे लाती है, 4 करोड़ 5 करोड़ सबके रेंज की बात नहीं है, लेकिन हाँ बिक रहे हैं। मैं अहमदाबाद में मेरे एरिया के आजू बाजू ना सभी 3 4 5 करोड़ से ही फ्लैट बेचते हैं। आई डोंट नो, तो भी फुल हो जाते हैं, तो फुल बिक जाते हैं। और ये सब छोटे छोटे रियल एस्टेट प्लेयर है। तो बड़े बड़े डीएलएफ और वो सब तो जब लाते हैं मैक्रो डेवलपर, एक साथ 5-5 हजार करोड़ की स्कीम बेच देते हैं। और उसके वजह से अपने को लगता है क्या धंधा हुआ है। तो बस वही है कि धंधा तो जबरदस्त हुआ है, लेकिन वो अभी स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। और जो जैसे मैंने बोला कि हायर इंटरेस्ट रेट है, फिर रेगुलेटरी इश्यूज भी काफी थे, कि कुछ कुछ जगह पे डिले हो रहा था अप्रूवल में, कोर्ट केसेस चले, जैसे सहारा का वर्सोवा प्लॉट के वजह से क्या हुआ था, वो डायरेक्टली ओबेरॉय रियलिटी को इम्पेक्ट आया था। काफी हद तक प्रॉफिट बुकिंग और कॉस्ट इन्फ्लेशन। अभी यहाँ से क्या लग रहा है कि यहाँ से क्या हो सकता है। यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से रेट कट का ही आशाएं जग रही है, तो वो एक फायदा होगा। अगेन डिमांड स्ट्रॉन्ग, हाउसिंग डिमांड है। ऑनेस्टली स्पीकिंग पिछले एक साल में प्रीमियम हाउसिंग की ज्यादा डिमांड आई थी। काफी हद तक काफी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। और क्यों, क्योंकि डिजिटल हो रहा है, और जो आईटी के होते हैं वो भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो अभी बोलते हैं कि नहीं नहीं, टीसीएस तो सबको बुला रहा है, इन्फोसिस भी ऑफिस को बुला रहा है। लेकिन देखो, एक ऐसा नहीं कि सभी कंपनीज बुला रही, काफी सारी कंपनीज अभी भी वर्क फ्रॉम होम मॉडल में चल रही है। तो अभी वो कहते हैं ना, 3 BHK 4 BHK 5 BHK की एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो गई है, क्योंकि एक एक रूम तो आपको घर अपने ऑफिस के लिए चाहिए, दूसरा रूम तो बच्चों के लिए, तीसरा रूम पेरेंट्स, और फिर वो उस तरह से अगर देखो तो 4 BHK 5 BHK सपोर्ट नो काफी डिमांड बढ़ी है। कुछ कुछ स्टेट गवर्नमेंट में ने ना काफी गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिल जाता है, स्टेट गवर्नमेंट जैसे महाराष्ट्र ने सपोर्ट किया था। इस बार यूनियन बजट ने भी 15,000 करोड़ रुपए का वो एलोकेशन किया है स्टेल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में, जो जो रुक गए थे उसमें। अगेन ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कट होगा तो डायरेक्टली वो भी एक फायदा हो सकता है इन सब कंपनीज के। तो ये सब टेलविन, और मैंने थोड़े हेडविन आपको बताया।
टेलविंड यानी जो जिसके वजह से सेक्टर को अच्छा रहेगा, और एक होता है कि हेडविंड जहां प्रॉब्लम आ जाती है, करेक्ट, कुछ ना कुछ फैक्टर की वजह से। आगे जाके ऐसा भी लग रहा है कि कंसोलिडेशन, ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर का मार्केट शेयर बढ़ेगा। नो डाउट अनऑर्गेनाइज मार्केट भी काफी है, लेकिन ऑर्गेनाइज है क्योंकि वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ऑर्गेनाइज प्लेयर ही लाते हैं। लेकिन हाँ, रेगुलेटरी अप्रूवल वो सब चाहिए, लेकिन वो थोड़ा काफी हद तक पास हुआ है। और गवर्नमेंट का जो ये हाउसिंग है ना, अफोर्डेबल हाउसिंग का, उसके तरफ जो उनका प्रभाव है, तो वो भी रहेगा, वो भी रहेगा। तो वो चीज है। अभी क्या था, जीडीपी अपना 5.6 के आसपास आ गया था। अभी आशा है कि ये फोर्थ क्वार्टर का रिजल्ट और फर्स्ट क्वार्टर का अच्छा रहेगा, एंड ओवरऑल यहाँ से हम लोग वापिस 7% पे जाएंगे। तो इन सब रियल एस्टेट को डायरेक्टली फायदा हो सकता है। आपका दाम बढ़े कि ना बढ़े घर का, लेकिन रियल एस्टेट के दाम काफी बढ़ चुके हैं पिछले 3-4 साल में। काफी सारे स्टॉक्स 3 से 4 गुना हो गए। तो अगर हम लोग इन सब कंपनियों के बारे में भी बात करें कि भाई क्या इन्होंने प्री सेल्स किया है। प्री सेल्स जानना क्यों जरूरी है कि भाई प्रोजेक्ट जब लॉन्च होता है उसके पहले ही बिक जाता है। और बड़े बड़े कंपनियों का तो ऐसे ही बिक जाता है। ठीक है। तो उनका लैंड बैंक क्या है वो भी समझना है, और प्रोजेक्ट पाइपलाइन और विजिबिलिटी क्या है, तो वो कुछ हम लोग बड़े बड़े प्लेयर्स की बात करेंगे। जैसे डीएलएफ की बात करें तो 19,000 करोड़ का उनका प्री सेल्स है 9 मंथ्स का लास्ट, जो 44% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। लैंड बुक देखे तो 196 मिलियन स्क्वायर फीट है। प्रोजेक्ट पाइपलाइन 40 to 50 MSF, सो वही मिलियन स्क्वायर फीट ऑन गोइंग है। तो काफी हद तक उनकी विजिबिलिटी मुंबई और गोवा में भी वो एक्सपांड करने वाले। ओबोराई का 4,200 का कह सकते हैं कि अभी प्री सेल्स हुआ है। उनका सबसे बड़ा मेजर ओबोरॉय का मुंबई और महाराष्ट्र है, आपको पता है, थाने एंड ऑल देन, खास करके मुंबई। और बड़े बड़े जो कहते हैं ना कॉस्टलेस टू कॉस्टलेस प्रोजेक्ट्स ओबोरॉय मुंबई में लाती है। बहुत ही पोश एरिया में उनकी बड़ी बड़ी लैंड बैंक है। तो ओवरसीज वल्ली थाने प्रोजेक्ट, एनसीआर एक्सपांशन, वो सब पे लोढ़ा, जो कह सकते हैं कि आप जैसे डीएलएफ रहते हैं वो गुड़गांव और वहाँ एनसीआर एरिया में बड़ा है। तो लोडा है, तो लोडा भी अगर आप देखो तो 12,820 करोड़ का ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट है। लोडा भी मुंबई बेस है। तो वो लार्ज एमएमआर की लैंड बैंक है। 100 ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स है बेंगलोर में, वो एंट्री ले रहे। प्रेस्टीज का भी 10,000 करोड़ का प्री सेल्स है। पान इंडिया प्रेजेंस है, और उनका भी 30,000 करोड़ का न्यू लॉन्चेस आ रहा है। शोभा का भी 4,400 का ऑलमोस्ट प्री सेल जो है, जो 13% अप है। प्रेस्टीज का एक्चुअली थोड़ा डाउन हुआ था 38% से, उसका भी बेंगलोर ओरिएंटेड है पूरा शोभा। और 31 लाख स्क्वायर फीट का सोल्ड किया है। इवन गोदरेज प्रॉपर्टी 19,000 करोड़ की बेसिकली उनके पास प्री सेल्स है। पान इंडिया प्रेजेंस है, और उनका भी वन ऑफ द हाईएस्ट बुकिंग उनका गोदरेज प्रॉपर्टी का। गोदरेज प्रॉपर्टी भी अच्छा अभी आजकल उसके रिजल्ट भी, रिजल्ट से ज्यादा ना प्री बुकिंग वो सब बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। स्ट्रेंथ की बात करें, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑल दैट, तो पहले क्या होता था कि अगर आप 4 साल 5 साल की पहले की बात हो, 3 या 4 साल, तब इनके बैलेंस में डेट बहुत था। अभी डेट कम हो गया है, वो सबसे बड़ा। जैसे डीएलएफ पूरा कैश रिच कंपनी है। उबोराई 0.23, लोडा 0.22, प्रेस्टिज 0.7, शोभा 0.8, गोदरेज 0.23। अब इस तरह से अगर आप देखो तो इनका डेट है ही नहीं। इसके वजह से ये सब स्टॉक्स पीछे 3 साल में बहुत भागे थे, क्योंकि पहले तो वही प्रॉब्लम था कि इनका डेट, और उनका उन्होंने अपना बिजनेस मॉडल भी चेंज किया। इसके वजह से भी उनका डेट काफी कम हुआ। तो इस तरह से आप देखो ना, जैसे डीएलएफ ने 25,000 करोड़ का अपना डेट का लिटरली पेमेंट कर दिया। सो व्हाट इट शोज दैट दिस कंपनीज आर वर्किंग फॉर द प्रॉफिटेबल ऑफ द शेयर होल्डर्स। तो वही, जब कंपनियां ऐसे काम करने लगते हैं तभी आप प्राइस में इतना बड़ा मूवमेंट आते हो देखते हो, जिस तरह से कुछ साल में हुआ। ओके। सो काफी लोग जैसे कुदेश प्रॉपर्टी वो क्यूआईपी ला दिया, तो ऑलमोस्ट उन्होंने 6,000 करोड़ का यानी 49% डेट रिडक्शन कर दिया। तो बहुत बड़ी बात है। तो अगर आप देखो कि भाई इनका रेशियोज भी देखोगे तो प्रॉफिटेबिलिटी वैल्यूएशन मैट्रिक्स देखोगे तो ईबिटा मार्जिन देखे तो सबका ईबिटा मार्जिन आपको समझना चाहिए, बहुत जरूरी है। जैसे डीएलएफ 26% है, अच्छा है। ओबोरॉय का 60-61% है, हाईएस्ट है रियल एस्टेट में। क्यों? क्योंकि वो प्रीमियम सेलिंग ही करता है, इसलिए उनका हमेशा इबिटा ज्यादा रहता है। लोडा का 30-35 नॉट एट ऑल बैड। प्रेस्टीज का 35-37, शोभा का 28,
और इवन गोदरेज का 30, तो सबका ईबिटा मार्जिन ठीक ठाक ही है। ऑफ कोर्स जो प्रीमियम सेलिंग ज्यादा करेगा उनका ईबिटा मार्जिन सही रहेगा। आरओई देखो तो सबके 8 से 12 की आसपास है। प्राइस टू बुक वैल्यू ऑल दैट 2 to 4 के बीच में घूम रहे हैं। तो ये सब काफी हद तक वैल्यूएशन हाई था अगर आप 3 महीने पहले इन लोगों को देखते, लेकिन अभी जिस तरह से इनमें करेक्शन आया है, अभी वो नीचे से भी सिर्फ 10% बढ़े, इतना खास बढ़े नहीं है, तो लेकिन काफी हद तक वैल्यूएशन सेट ऑफ हुआ है, तो वो एक अच्छी बात है। तो आगे जाके क्या लग रहा है कि क्या इन सब कंपनी में बड़ी तेजी आएगी? तो पहले हम लोग 3 से 6 महीने की अगर हम लोग बात करें, तो पहले तो जैसे मैंने बोला कि आरबीआई रेट कट आएगा तो वो बेटर है, 25 से 75 बेसिस पॉइंट का कट आना चाहिए। अगेन जो जिन तरह का लॉन्च हुआ है, इनको प्री सेल्स हुआ है, जैसे प्रेस्टीज, लोडा, गोदरेज, डीएलएफ, इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्री सेल्स हुआ है, वो अच्छा है। सीजन हमेशा है ना, सीजनल सेल होता है अप्रैल 2 जून, जो मानसून से पहले होता है, तो ये क्वार्टर में, नेक्स्ट क्वार्टर में शायद उनको फायदा हो सकता है। तो रिस्क क्या हो सकते हैं कि भाई क्या रिस्क हो सकते हैं इन सब कंपनियों के बारे में? तो ओवर सप्लाई, एक तो मुंबई में ऑफ कोर्स बहुत बड़ा सप्लाई है, क्योंकि भाई सबको मुंबई रखना है, वहां तो आप स्काई इज द लिमिट, 20 करोड़, 50 करोड़, इवन 100-100 करोड़ के अभी तो फ्लैट बिकने लगे। अब 100 करोड़ का एक फ्लैट, 100 करोड़ में यानी कितनी बड़ी, इसने में तो आपको 2 ग्रीन कार्ड मिल जाएंगे यूएस के। ट्रम्प ने बोला है ना कि वो लोग ग्रीन कार्ड बेच रहे हैं। तो वही है कि अगेन मैक्रो और ग्लोबली कोई वॉलेटिलिटी आ जाए, ऊपर से मॉनसून स्लो डाउन हो जाए, तो भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सम ऑफ द रिस्क है, लेकिन हर एक सेक्टर में रिस्क तो होता ही है। 1 से 3 साल की बात करें तो आई थिंक यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से अफोर्डेबल हाउसिंग तो बढ़ेगा, पर प्रीमियम हाउसिंग भी बढ़ेंगे, क्योंकि जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है इंडिया का, और जो मिडिल क्लास है उनको बड़े घर चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि काफी लोग तो घर से ही काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम एंड ऑल दैट। सो वो भी है। और ओवरऑल जिस तरह से इकोनॉमी चल रही है, तो आई थिंक डिमांड तो रहेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। हाउसिंग लोन अफोर्डेबिलिटी भी रहेगी, क्योंकि मॉर्गेज ऑलमोस्ट 10% जीडीपी जाएगा, और इंटरेस्ट रेट भी थोड़े कम होते जाएंगे। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और यस, ये सब कंपनियां काफी क्यूआईपी कर रहे हैं और मोनेटाइजेशन भी कर रहे हैं, जैसे रेट लाइस, आरईआईटी लिस्टिंग, रेट लाइस लिस्टिंग के स्ट्रेटेजिक एसेट सेल्स। तो अभी काफी प्रोफेशनल लोग हैं, वो पहले ना लाला कंपनी चलती थी इन सब, अभी कोई लाला कंपनी, सभी प्रोफेशनल है ओवरऑल। सो ये सब उनको फायदा होगा। और इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन जो काफी बड़ा था, जिसकी वजह से इनके मार्जिन डाउन थे, वहाँ एक फायदा आ सकता है। सो अब यहाँ से 1 या 2 साल की बात करो तो मुझे तो ठीक है, और 2 से 3 साल आगे की बात करो तो काफी हद तक इन सब कंपनी ने राइट स्टेप्स लेके जिससे वो ग्रोथ ला सके। तो क्या करना चाहिए कि अभी इन सब कंपनीज में डालना चाहिए, और कौन सी कंपनी अच्छी लग रही है? अगेन यहाँ कोई रेकमेंडेशन नहीं है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। लेकिन हाँ, बड़ी बड़ी कंपनी जैसे ये डीएलएफ हो गया, प्रेस्टीज, गोदरेज या मैक्रोन, दिस आर गोइंग गुड। ओबोरॉय का ऑफकोर्स प्रीमियम है, लेकिन उसके अभी भी थोड़े इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन हाँ, ओवरऑल मुझे इन सब कंपनियों में काफी हद तक अच्छे लग रहे हैं। शोभा भी एक तरह से काफी बढ़ गया था, वापिस नीचे आ गया है। तो वो अगर उनका डेट रिडक्शन होता है तो एक तरह से वो भी पोटेंशियल अच्छा गेनर बन सकता है, और धीरे धीरे स्टेबल हो रहा है ये रियल एस्टेट सेक्टर। सो एट द एंड ऑफ द डे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में आई एम लिटिल बिट ऑप्टिमिस्टिक, कि भाई पूरा नेगेटिव तो नहीं हूँ, ऑप्टिमिस्टिक हूँ, क्योंकि ये सब अभी चेंजेस आ रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि मीडियम टर्म में स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है। बस वैल्यूएशन आपको देखना है कि कौन से वैल्यूएशन, वैल्यूएशन मुझे इतने खराब नहीं लग रहे, ये सब काफी गिर चुके हैं। तो यस, यू कैन ऑलवेज कंसिडर दैट रियल एस्टेट, इट्स अ लॉन्ग टर्म। और कभी कभी क्या रहता है कि आप स्टॉक भी अच्छा खासा, अगर आप देखो एवरेज रिटर्न सबने 20% से ऊपर रिटर्न दिया है 3 साल का, विच इज नॉट एट ऑल रॉन्ग। तो यस, यू शुड कीप रियल एस्टेट इन योर माइंड। और आप कभी ऐसा भी कर सकते हो कि आप जो एरिया में हो वहां की कोई कंपनी लिस्टेड हो, देखो आप प्रोजेक्ट कैसे डिलीवर कर रहे हैं, नहीं कर रहे, तो प्रैक्टिकली भी आपको पता है नॉर्मली वैसे अच्छा परफॉर्म है। जैसे ऑनेस्टली हमारे, मैं जब हम लोग ये जो स्टॉक रिकमेंडेशन सर्विस दे रहे हैं, उसमें हमने कुछ रियल एस्टेट सेक्टर दिए, तो एक तो यहाँ का ये तो इनिशियली मैं भी स्केप्टिक, उसकी डिटेल्स नहीं मिली, लेकिन जिस तरह से मैं जा जाके देख रहा था, प्रोजेक्ट सही चला था, और वो बैठ गया, वो अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो दिस इज हाउ नो यू कैन ऑल्सो चेक इट अपने एंड से, हैंड्स ऑन,
कि भाई क्या चल रहा है, क्या कंपनियां कर रही है, तो उससे भी फायदा हो सका है। चलिए, तो यहाँ तक रखते, होप आपको काफी हद तक पता चलोगे रियल एस्टेट का क्या करना चाहिए, कौन से स्टॉक में आप देख सकते हो। और बाय द वे, आपको हमारी रिकमेंडेशन से तो लिंक दी गई है, प्लीज जरूर देखिएगा, काफी बड़ा डिस्काउंट चल रहा है। चलिए, अभी आपके क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। आपके कोई क्वेश्चन है तो जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। सो लेट मी टेक मी क्वेश्चंस। सो रवीन मोरे बोल रहे हैं कि ऑटो टैरिफ विल अफेक्ट टाटा मोटर मोर देन मारुति। 100% यू आर राइट रवि मोहिरी 2055। टाटा मोटर्स का आई थिंक 15 to 20% से जेएलआर का वहां हो रहा है, तो उसके वजह से डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। कल तो काफी गिरा था, आज भी मैं जरा देख लेता हूँ, तो आज तो गिरा नहीं है, वापिस ऊपर है। लेकिन क्या हो गया है, देखो टाटा मोटर का उस लेवल पे स्टॉक आ गया कि आप कितना गिराओगे, मार मार के उसको नीचे ला दिया। 620 680, ये अपने टॉप से भी ऑलमोस्ट कितना डाउन है। इफ आई एम, लेट मी चेक दैट, टाटा मोटर इज डाउन बाय 42%। अब यार यहाँ से गिरा गिरा के कितना गिराओगे, तो वही है कि सब कुछ ऑलरेडी आ चुका है, बट यस, थोड़ा ऊपर आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। पंकज जैन सर, क्या सेटिंग क्रेडिट और मुथूट माइक्रो फाइनेंस भी चैलेंज, बहुत लॉस दे चुके हैं, जल्दी खरीदने नहीं? देखो, इसमें भी क्या है कि मुथूट माइक सॉरी मुथूट माइक्रो फाइनेंस एंड सेटिंग क्रेडिट, तो यही है कि इनका जो माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग में ना काफी इशू आ गया था। ओके, तो उसके वजह से इन सबको प्रॉब्लम आया था। तो अगर आप चाहते हो तो यू कैन वेट फॉर सम टाइम, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग में थोड़ा तो फर्क पड़ेगा। ये अगर अपने सेटिंग क्रेडिट के है तो ऑलमोस्ट 78% डाउन है। मुथूट फाइनेंस तो इतना डाउन नहीं है, वो तो 2% ही है। वो तो उसका तो गोल्ड लोन का भी बहुत बड़ा बिजनेस है, तो उससे फायदा हो रहा है, तो वो ठीक है। सेटिंग में अभी इतना गिर गया है, और मेरे हिसाब से अगर वो माइक्रो फाइनेंस का उनका इशू रिजॉल्व हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। सर, ओपनम ओपन 5657 बोल रहे कि सर ब्रो, टेल मी अबाउट एक्सपीरियंस फॉर द ईयर कंसिडरिंग सेबी अगेन रीसेंट फॉल इन रिटेल पार्टिसिपेशन। देखो यार, सेबी तो अपना काम कर रही है। जैसे सेबी ने कल ही वो एनएससी और बीएससी की जो टसल चल रही है ना, उस पर बोल दिया कि भाई एक्सपायरी या तो ट्यूसडे या तो थर्सडे होगी, और कोई नहीं होगी। तो ये तरफ से सेबी कर रही है, और अभी वो तो चलता रहेगा। सेबी को स्क्रू टाइट करने पड़ेंगे। देखो, ये जो अभी निफ्टी 22,000 है या 23,000 है, तो आगे जाके अगर 1 लाख हो गई, जो हो सकती है नेक्स्ट 6 7 साल में, 10 साल में, तो भाई आपको आपको यू यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि आपके रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होने से, तो सेबी अपना काम कर रहा है, तो कंपनियों को एडॉप्ट करना पड़ेगा। लेकिन मेरे हिसाब से स्टॉक मार्केट सेबी के रूल से नहीं अटका है। स्टॉक मार्केट जीडीपी और इकोनॉमिक ग्रोथ से चलती है। क्वार्टरली रिजल्ट पे जाए, अगर वहां सही है तो कोई टेंशन नहीं है। अनुप्रसाद 3547 बोल रहे हैं कि सर योर सजेशन लाइक बीटिंग द आयरन व्हेन इट इज हॉट। थैंक यू। वो बेसिकली एनबीएफसी के बारे में बोले, कल एनबीएफसी का वीडियो बनाया था, आप देखना चाहो तो जरूर जाके देख से देख सकते हो। चले गाइस, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, एंड आई सी यू सून नेक्स्ट टाइम। और आपके कोई क्वेश्चन है जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। ओके, सी यू देन, बाय बाय।